गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। मैं गुरमीत चौधरी, आपका एक बार फिर से आदिराज क्लासेस में स्वागत है। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम एंड हो चुका है अब अच्छे तरीके से। आप सब ने भी अच्छा पेपर किया होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। और आप देखना कि जैसे कि हमने पढ़ाया हुआ है ना, जो 20 हमने क्या करा है, 20 के आसपास की क्लास ली हमने एग्ज़ाम के लिए। तो इतनी ज़्यादा रिलीवेंसी रही होगी। अब वो ड्रामेबाजी तो हमें नहीं आती भाई, ठीक है। और आप देख सको कि 20 सेट के अंदर मैं कह रहा कि डिक्टो आपको 40 के आसपास परसेंट, 40% के आसपास तो आपको डिक्टो डाटा मिल जाएगा, ठीक है। और रिलीवेंट डाटा मैं बता रहा हूँ कि 80-85% 20 सेट लगाए हैं हमने, उसमें से ही आपको ना सारा बस क्या होगा, क्वेश्चन की डाटा चेंज होगी है ना। इतना ज़्यादा रिलीवेंट हमने कराया आपसे। ओनली क्या है, 3-4 तो मैराथन कराई और 15 आपके सेट कराए हमने, ठीक है। तो इतने से ही हमने इतना डाटा आपको निकाल के दे दिया। अगर आपको चेक करना हो तो आप कर सकते हो, सारा सारा डाटा यूट्यूब पे अपलोड है ना। और अब आपकी एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर क्या रहेगा, इसकी स्पेशलिटी ये रहेगी कि इसके अंदर क्या है, ऑल वनडे एग्जाम रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका एनटीपीसी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, ठीक है। और भी जितने भी वनडे एग्जाम आपके अपकमिंग है, ठीक है, सभी के लिए आप इसे सीरीज को फॉलो कर सकते हो। और इसमें हम क्या है, जब तक भी आपका एग्जाम आएगा मतलब तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और अगर आप जल्दी से जल्दी, आपका टारगेट है कि आप 5 के पे हमें लेके जाओ, और हमें कोर्स भी लॉन्च कर देंगे, ठीक है, जो चैप्टर वाइज होगा और बड़ी बड़ी क्लासें लगा के आपका सिलेबस भी कवर करवा दिया जाएगा बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। चलो, आज की सीरीज का स्टार्ट करते हैं। इसी वही पैटर्न वही है कि आप क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो को रोक देंगे बीच में और अपना अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है। चलो मैं वही रेशनल लिख देता हूँ इनके भाई। इसने क्या दिया वो चीज़ चेक कर लो एक बार। आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो बढ़िया तरीके से। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। देखो इसमें क्या होता है, एक तो भाजक होता है आपका, भाजक होता है जो भाग देता है, ठीक है। और आपका एक भागफल होता है। भागफल होता है कि जब भाज्य में भाजक से भाग दी जाती है तो जो मिलता है ना हमें, उसे भागफल बोलते हैं। और एक यूनिट होती है शेषफल, जो रिमाइंडर बच जाता है वो शेषफल होता है, ठीक है। और इनके बीच क्या रिलेशन होती है, ये मल्टीप्लाई और ये प्लस का रिलेशन देता है हमें, ठीक है। अब रेशो देख लो, क्या इसने क्या बताया, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, ठीक है। यानी कि अगर भागफल 1 है तो ये मेरा 4 रहा होगा, क्या बताओ कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक। अगली डाटा क्या दिया, तथा शेष फल का 3 गुना है। कौन है, भाजक। इसने कहा कि जो आपका भाजक है ये शेष फल का 3 गुना है, यानी इसका रेशो, मैं यहाँ पे ना लिखे, यहाँ पे लिखना प्रेफर करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगली लाइन में, इसका रेशो इसके साथ क्या है, 1:3 का है, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई। अब देखो भाजक एक बार 4 है, एक बार 3 है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो हम क्या करेंगे, इन्हें सेम करने के लिए यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करूंगा तो इसका रेशो इसके साथ है तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका रेशो इसके साथ है, यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं होगी, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ कि 4 तिया 12, भाजक तो मेरा 12 आ गया भाई, और भागफल मेरा 3 आ गया, और मेरा शेषफल आ गया 4। यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। चलिए अब देख लो, इसने क्या बोला, शेषफल बताया इसने 4, और मेरी लैंग्वेज में भी शेषफल 4 ही है क्या, तो 4 की वैल्यू 4 ही है क्या भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू उसका मतलब 1 है, ठीक है। आप बताओ, आपको बताना क्या है, भाज्य बताना है आपको, ठीक है। आपको पता है कि भाजक की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दोगे और इस चीज को आप ऐड कर दोगे। जब भाई एक 4 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू 3 और 12 की वैल्यू भी 12 ही रही होगी, ठीक है। तो मैं निकाल देता हूँ अपना भाज्य। मेरा भाज्य क्या होगा भाई, भाजक जो कि मेरा 12 है, भागफल जो कि 3 है, इनका मल्टीप्लाई, तो 12 × 3, और मैं ऐड कर दूंगा शेषफल को +4, ये 40 आ गया भाई, ठीक है। ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ऑप्शन भी आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। ये मुश्किल से हार्डली आप मान के चलो कि 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझाने में थोड़ा सा लंबी चली जाती है चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। किसी संख्या को, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है आपका भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए। और इसमें एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपसे, आप उसका भी ध्यान रखोगे आंसर देते हुए हमेशा, इसीलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिए। आंसर ईट मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है। देखो, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 मिलता है आपको, ठीक है। उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने है, ये बोल रहा है कि किसी संख्या को, मान लो कोई रैंडम एक संख्या है डी, ठीक है, आप इसको 52 से भाग दे रहे हैं ना, तो आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 45,
बताओ यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? अब ये कह रहा है कि यदि उसी संख्या को डी कोई मतलब है ना, किससे भाग दिया गया भाई, 13 से भाग दे, तो आप अब बताओ रिमाइंडर कितना होगा, ये चीज आपसे पूछ ली गई, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने हो तो आप क्या करोगे, आप ये चेक कर लो कि भाई आप ना क्या करना है आपको, देखो अगर ये वाली चीज की मल्टीपल ये वाली चीज आपको दिख रही है, यस है ना, ये मल्टीपल है भाई, सीधी सी बात है, यहाँ से की पॉइंट बनेगा, क्योंकि यहाँ से है ना कभी कभी डाटा पर्याप्त नहीं है, ऐसा भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप क्या करोगे, अगर ये चीज इसकी मल्टीपल है डायरेक्ट, यानी ये 13 का मल्टीपल है क्या 52, जी हाँ 13 चौका 52, ठीक है, तो मल्टीपल है सीधा। तो आपको फिर क्या करना क्वेश्चन में, जो पहले वाला रिमाइंडर है ना उसको ही भाग दे लो बस आप 13 से। देखो 13 थी 39, ठीक है, 6 रिमाइंडर आ जाएगा आपका, शेष फल कितना आएगा, 6 आएगा क्या भाई, देख लो 13 3 लगाओ 39, 6 रिमाइंडर, जो रिमाइंडर ये आएगा ना यही इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा, ठीक है। आपको क्या करना, अगर ये मल्टीपल है, इस चीज का ध्यान रखिए, की पॉइंट यही है भाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 53 कर दूं ना, मान लो कि मैं यहाँ पे 53 होता अगर, तो फिर आपका आंसर ये नहीं होना था। आप इस चीज पे कभी ध्यान नहीं देने के, मैं बता रहा हूँ मेरा काम है, ठीक है भाई। अब क्या है, मान लो कि ये मल्टीपल नहीं है ना अगर, तो इसका आंसर आप ऐसे बिल्कुल नहीं दे सकते, और आप इस चीज पे शायद कभी ध्यान भी नहीं देते होंगे, ठीक है। तो आपको की पॉइंट याद रखना है, अगर यहाँ पे मान लो कि ये चीज मल्टीपल नहीं है ना, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, सी एन डी, कान नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। समझ गए होंगे भाई मेरी बात को, है ना। बस ये बता दिया जाए कि 13 से बस इसमें भाग दे लो आप, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई जाती कि ये चीज़ भी चेक करनी होती है पहले, ठीक है। और भाई क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे भी, ऐसा नहीं कि आया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे आप एक बार, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ आप क्या करते, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 13 से सीधा भाग दे लगते से, 13 थी 39 और 4 आ गया, आप 4 लगा के निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप चेक करोगे 13 से इसमें मल्टीप्लाई होएगी क्या, ये इसका मल्टीपल है क्या, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, जी नहीं, रिमाइंडर बचता है एक, ठीक है। ये कंप्लीट रिमाइंडर नहीं है, ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है इससे भाई। तो आप क्या करोगे, अब ये चीज नहीं कर सकते आप, अब ये चीज नहीं कर सकते, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी एन डी, ध्यान रखना बिल्कुल, ये की पॉइंट है भाई। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इस चीज का नहीं पता होगा, तो आप ध्यान रखोगे, आज आपने सीख लिया जी। कभी बेसिक से पढ़ाने का मौका मिला तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सब चीज़ एक पॉइंट के साथ क्लियर कर दी जाएगी, क्या चीज़ होती है, क्यों नहीं होता है, क्या रीज़न है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपकी थोड़ी सी ड्यूटीज़ हैं, आप उन्हें पूरा करो, हमारे साथ साथ हम अपनी ड्यूटीज़ पूरा करेंगे। चलिए देखो क्या है, 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं का औसत बताओ। ये तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं आपके लायक, आप इसे एलिगेशन से करो, डेविएशन से करो, कैसे भी करो, ये एक बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो मैं इसे एलिगेशन से करके दिखाता हूँ। 30 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है 40, मैं एवरेज को ऊपर लिखूंगा क्योंकि मुझे जो चीज निकालनी है उसी में एलिगेशन लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब 40 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना दिया हुआ है, इसका इनका औसत दिया 30, उसने पूछ लिया कि ये वाला एवरेज बताओ जो टोटल कंक्लूड है, जो मतलब सारा डाटा एक साथ लेके उसमें जो एवरेज बनेगा, ठीक है, वो बताना आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको ना एन की वैल्यू जो चाहिए, एन का क्या ले लो आप, रेशो ले लो, ठीक है। आप देख रहे 4 और 3 7, मेरी लैंग्वेज में तो 7 आ, सॉरी 7 आ गया ना, 4 और 3 7 आ गया, इनका तो टोटल लेते हैं हमेशा, इनका डिफरेंस लेते हैं, वो 10 के बराबर है क्या, ये बताओ। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक भाई किसी को, 7 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10/7, ठीक है। मैं 4 की वैल्यू पता करूँ, इधर से निकालू चाहे उधर से निकालू, कोई फर्क नहीं आने का क्वेश्चन में, मैं इधर से लेकर करूंगा। तो ये 4 मल्टीपल, ये भी 4 ही आ गया मेरा, 40/7, ठीक है। मैं से लिख सकूँ क्या, 7 पंजे 35 और ये 5, बताओ भाई यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या किसी को, ये 40/60, ठीक है, यानी कि 4 की वैल्यू ये है 5 सही 5/7, ठीक है। और जब एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े वाले में से छोटी चीज को माइनस करते हैं, यानी कि इसमें से मैंने इसे माइनस करा होगा तो तभी आया होगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, मैंने इसमें से माइनस करा होगा तब ये चीज मुझे देखने को मिली होगी। आप इधर से देखना चाहो तो इधर से जोड़ गया होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका आंसर दोगे, इसमें से आप इसे माइनस कर दो, बीच वाली चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है, आप आंसर बताओगे खुद, इसमें से माइनस करना बस आपको, आंसर बताओ घटा के कितना होगा, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है, इसमें से आप इसे माइनस करो,
ठीक है। आप इसे x मान लो, कुछ ही कर लो, इसमें से आप इसे माइनस करोगे ना तो ये चीज़ मिलेगी, और जब इसे इधर ले आओगे तो ये माइनस हो जाएगा उधर जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये 34 पॉइंट समथिंग के आसपास आपको आंसर मिलेगा, आपकी ड्यूटी है आंसर देना भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। 30 लीटर सोरे के अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात, ठीक है, 3:2, सॉरी 2:3 है, ठीक है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए, ठीक है भाई। करते हैं इसे, ये तो इजी क्वेश्चन है। 2:3 है, किसका रेशो है? ये अम्ल और पानी का, यानी कि एसिड एंड वाटर। क्या रेशो था स्टार्टिंग में भाई? 2:3 है क्या? बिल्कुल। फिर क्या हो गया, हमने क्या करा, कुछ ऐड कर दिया इसके अंदर तो रेशो चेंज हो गया, होगा 2:5। हमने ऐड क्या किया? पानी को मिलाया, एक मिनट, पानी मिलाया हमने, ठीक है, सीधी सी बात है। तो एसिड चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन इजी है, एसिड चेंज नहीं है, जितना पहले था उतना ही है। अगर ऐसा ना हो तो आप इसे क्या करोगे, इन्हें सेम बनाओगे, ठीक है, रेशो को सेम करोगे इनके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इजी वाला क्वेश्चन है। तो भाई ये देख लो, पानी कितना ऐड हुआ? 2 ऐड हुआ क्या? तो 2 की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है। और दिया क्या है इसने स्टार्टिंग में, मेरी भाषा में कितना है? 5 है क्या टोटल? 5 की वैल्यू इसने कितनी बताई? इसने बताई है भाई 5 की वैल्यू 30 लीटर, ठीक है, यानी 6 मल्टीपल चल रहा है भाई आपका। 1 यूनिट की वैल्यू 6 चल रही है क्या भाई? तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 12 आ गई क्या? 12 लीटर। कोई दिक्कत भाई किसी को यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होगी, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, बस आपको रेशो को सेम करना था। इस क्वेश्चन में क्या था, आप थोड़े लक्की थे, रेशो सेम था पहले से। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन करो आप। ये क्वेश्चन करके दो आप एक बार। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, ठीक है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिला लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, ठीक है भाई, तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बदल के 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया था? एक बार आप इसे ट्राई करो। चलो करते हैं ना। देखो स्टार्टिंग की बात बताओ पहले, मेरे से कितना था? 432 थे, लेकिन मेरी लैंग्वेज में कितने थे? 5 और 4 9 है क्या? ठीक है। कौन है भाई स्टार्टिंग में? लड़के लेना मुझे, ठीक है, मैं बॉयज लिखूंगा स्टार्टिंग में, और गर्ल्स लिखूंगा मैं इधर की साइड, BG शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है भाई। आप देख लो कि 5 और 4, ये 9 आ गया क्या मेरा टोटल? 9 की वैल्यू कितनी दी उसने? 432 दिया गया, उसने कहा कि टोटल इतना है, मेरी भाषा में 9 है, उसने 432 बताया, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 9 चौक 36, 9 अठे 72, 1 यूनिट की वैल्यू 48 आ गई, ठीक है भाई। अब आपको बतानी किसकी, आप देख लो कि जो आपके क्या थे, बॉयज जो थे वे 5 थे, एक की 48 है तो 5 की 240 हो जाएगी भाई, बताओ। और 4 की कितनी हो जाएगी? 4 की बताओ भाई, एक की 48 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 96, और 96 का आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 192। ये बताओ, मैंने बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग लिख दिया क्योंकि मेरे पास टोटल 432 है, और इस रेशो में डिवाइड है वो मैंने लिख दिया अलग अलग करके, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब स्कूल में कुछ नए लड़के आए, ठीक है, यानी कुछ लड़के ऐड हुए, और 12 लड़कियां ऐड हुई, ठीक है। लड़कियां कितनी ऐड हुई? 12। तो जब 12 लड़कियां ऐड होगी तो अब ये नया रेशो ये आ जाएगा क्या, ये बताओ? ये हो जाएंगे नहीं, देख लो क्या हो गया, 4:0:2, ये हो गया 204। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को यहाँ तक? ठीक है। और इसने कितना बताया कि 7 और 6 हो गए हैं, तो भाई 7 और 6 रेशो बन गया भाई, ठीक है। तो चेक करो कितना मल्टीपल है, मेरी लैंग्वेज में लड़कियां भी कितनी होगी? उसने बताया कि 7:6 हो गया, तो मेरी लैंग्वेज में 6 होगी ना, तो 6 की वैल्यू कितनी बताई? 34 मल्टीपल है क्या भाई? ठीक है। तो 7 का भी तो 34 ही मल्टीपल रहा होगा। 34 मल्टीपल आप इसका लोगे तो ये 238 आ गया, तो घट गया भाई ऐसे। एक मिनट, दो, ये तो घट गया, क्या प्रॉब्लम है भाई? देखिए एक बार इसे, चलो एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना, सारे को एक बार। 432 विद्यार्थी है, 5 और 4 के रेशो में, ठीक है। एक मिनट, ये देखो 432 है ना, किस रेशो में डिवाइड करना? 9 में। 9 की वैल्यू कितनी है? 432 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 चौक 36, 4 5 7, 9 अठे 72, 1 यूनिट की वैल्यू 48 आ गई। और बॉयज और गर्ल्स है हमारे पास
और स्टार्टिंग में रेशो कितना है, 5 और 4 48 है, तो ये 240 हो जाएगा क्या भाई। ठीक है। अब देखो 8 चौक 32 2 3, ठीक है, 16 17 18 19, ये 192 आ गए, और ये कितना आ गए, 240 आ गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, 12 कौन आए, तो लड़कों की संख्या 12, और अच्छा बॉयज 12 बढ़े भाई। ठीक है, अगर लड़के 12 बढ़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि बॉयज जो है 12 ऐड हो गया इसमें। ठीक है, लड़कियां बतानी है, मैं थोड़ा मिस्टेक हो गई थी भाई, देखो। ठीक है, 2 5 2 252, ठीक है, ये आ गया लड़के, और लड़कियां ऐड होगी, हमें नहीं पता लड़कियां कितनी ऐड होगी। ठीक है, हमें ये पता है कि भाई ये रेशो बन जाएगा जो भी ऐड हुआ होगा, हमें नहीं पता कि कितना होगा, लेकिन हुआ जरूर है क्योंकि उसने खुद बोल रहा है कि ऐड हुआ। अब रेशो क्या बन गया हमारी लैंग्वेज में, तो ये रहा होगा जो भी होगा, लेकिन 7 और 6 पता है मुझे। ठीक है, मैं देख लूँ कितना मल्टीपल है, 7 3 21, 7 6 42, ठीक है, 36 मल्टीपल है, तो 6 का 36 मल्टीपल कर दो आप। देखो छंग छंग 36 6 3, 216 हो गया भाई। ठीक है, अब आप बताओ कितना ऐड हुआ भाई, 8 तो ये हो गया, और 16 ये हो गया, यानी 24 ऐड हुई। देखो 192 थी ना लड़कियां स्टार्टिंग में, अब लड़कियां कितनी होगी, 216 होगी क्या भाई, तो कितनी लड़कियां ऐड हुई, रेसो से निकाल दी आपने। ठीक है, कितनी ऐड हुई बताओ, 24 ऐड होगी भाई लड़कियां, ये आपने निकाल दिया, 24 ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन से। नोट टफ, मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो करो क्या पूछा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरे से मिस्टेक होगी। चलो अगला क्वेश्चन लिखो भाई। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि उन दोनों संख्याओं में प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो रेशो ये हो जाएगा, अब इसे तो करवाने की जरूरत ही नहीं है, 3:5 है। ठीक है, अब रेशो क्या बन गया, 2:3 बन गया। कब बना ये रेशो, जब आपने 6 ऐड कर दिया दोनों साइड, इधर भी आपने 6 ऐड कर दिया और इधर भी 6 ऐड कर दिया। आपको बताना है कि संख्याएं क्या थी, 3 3 9, 5 दूनी 10 1, डिफरेंस लेना आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो डिफरेंस आ गया 6, तो दोनों डिफरेंस को क्या कर देंगे, एक दूसरे के इक्वल कर देंगे हम, हमारा ये काम है। ठीक है, अब बताओ क्या है, मैं संख्याएं बताओ, एक की वैल्यू 6 तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों के ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन है। ठीक है, 6 3 18 और 5 6 30, ये संख्याएं हो जाएंगी क्या भाई, 18 और 30 है क्या, ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है भाई, ऐसे आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में हुए, और 40% छात्र दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण, यानी आपको फेल वाले बताने हैं भाई। वो डाटा जो आपसे दिया वो पास वाला दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, 100% मान लिया मैंने सारे के सारे। ठीक है, अब देखो पहले वाले में पास होने वाले कितने हैं, 60%। अब देखो दूसरे वाले में 70%। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ बंदे क्या है, कॉमन आ गए, दोनों साइड है कि वो दोनों में पास हो गए, तो वो क्या है बीच में ऐसे, ऐसे कॉमन है, पास का बना रहे हैं ना, इसमें भी आ गए, मैं इसमें भी आ गया, देखो। तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक बार माइनस करना पड़ेगा क्या, देखो कितने 40% दोनों में पास हो गए, तो आप इसे एक बार माइनस करोगे क्या, अब ये आ गया आपके टोटल पास कितने बंदे हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार जुड़ गया होगा ना ये वाला, तो ये एक बार मैंने माइनस कर दिया 40%। ठीक है, अब ये आगे टोटल पास, ये मेरे टोटल पास वाले बच्चे हैं। ठीक है, जो पास है, टोटल पास ये डाटा है क्या मेरा। इसके और भी कई तरीके बता सके हम आपको, लेकिन ये अभी ठीक है अभी के हिसाब से, क्योंकि मैं फिर कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो बड़ी क्लास में भी बताई जा सके, अभी के हिसाब से ठीक है क्या, ये बताओ। अब देखो इसने और क्या दिया, मैंने मान लिया, अब उसे क्या है फैल वाले बताने हैं, तो आप लिख लो फैल, जो आपको नहीं पता है। और भाई टोटल क्लास में बच्चे दो ही दो तरीके से रिजल्ट देंगे, या तो पास हो जाएंगे या फेल, यानी पास और फेल वालों को टोटल जोड़ दिया तो ये मेरा 100% डाटा हो जाएगा जितनी क्लास में स्टूडेंट थे। अब देख लो ये कितना बनेगा भाई, इससे अगर मैं से काट लूँ +31, तो ये बन गया इधर 90, ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10%, 10% फेल के बराबर आ जाएगा भाई, और 10% ऑप्शन में ये रहा। ठीक है भाई, ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरी नज़रों में, जब तक आपको कुछ और नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जैसे भाई हम फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे मैं खुद इसके 3 4 तरीके आपको बताऊंगा। ठीक है, वेन डायग्राम से भी, और एक दो तरीका और है इनका, है ना, इसी तरीके से करने के भी 2 3 तरीके हैं, लेकिन भाई वो लंबी क्लासों की बातें हैं, अभी ऐसे बतानी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। चलो
चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, देखो भाई ऐसा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी करवाए थे, जो 15 सेट है ना, ऐसा कोई रेयरली ऐसा सेट रहा होगा जिसके अंदर ये वाला क्वेश्चन ना करवाया हो मैंने, और ये फिर यूपी पुलिस में आपको देखने को मिले होंगे 100%। ठीक है, 23-24 में ही आ गया था एक दो बार ये क्वेश्चन, चावल की कीमत में 20% की कमी होगी। ठीक है, मैं बात करूंगा प्राइस की। प्राइस 20% कम हो गया, 20 की फ्रैक्शन 1/5, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया प्राइस। तो कंजम्पशन क्या होगी भाई, एक बात बताओ, महंगाई कम होगी तो आप कंजम्पशन ज्यादा करोगे। अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है, 100 रुपये आपके पास पहले थे, 100 रुपये आपके पास आ जाए, लेकिन महंगाई क्या होगी, कम होगी, तो आप उस 100 रुपये में आप ज्यादा आइटम खरीद पाओगे ना, यानी कंजम्पशन फालतू कर पाओगे, आप उपभोग कर पाओगे ज्यादा, तो यानी उपभोग चेंज हो जाएगा इसके रिवर्स, 4 से 5। ठीक है भाई, चलो अब ये बताओ कितना बढ़ गया कंजम्पशन। मेरी भाषा में तो कंजम्पशन 1 बढ़ गया भाई, लेकिन उसने कितना बताया, कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलो अधिक खरीद पा रहे हैं आप, यानी एक की वैल्यू 12.5 है। क्या बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? तो ये सब बताना क्या है, मूल कीमत, मूल यानी पहले वाली कीमत बतानी। चलो आप पहले पता करो, 1 यूनिट की वैल्यू 12.5 है क्या, तो 4 की वैल्यू यानी पहला कंजम्पशन कितना कर पा रहे थे वो चेक कर लो एक बार। 4 की वैल्यू कितनी रही होगी बताओ, 50 रही होगी क्या, 12 चौक 48, और आधे में जब आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे 2 ही मिलेगा आपको, 50 मिल गया क्या पूरा। यानी यहाँ पे ना पहले आप 50 कंजम्पशन खरीद पा रहे थे, यानी 50 आइटम खरीद पा रहे थे, और कितने रुपए मार्केट में लेके गए थे, यहाँ पे भी आप 800 रुपये लेके जाओगे, और यहाँ पे भी आप 800 रुपये लेके मार्केट जाओगे। अब एक बात बताओ, 800 रुपये आपके पास है और आप 50 आइटम खरीद पाए, तो यानी कि एक आइटम कितने का पड़ा होगा, इतने का पड़ा होगा क्या, 16 पंजे 80, 16 रुपये पर आइटम। ठीक है भाई, बहुत आसान चीज़ है, मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस थोड़ा बेसिक से जुड़ो इसके, इसके रूट समझो है ना, तब आपको ये आसान लगेगा। प्रैक्टिस के लिए है क्या क्वेश्चन एक और? जी हाँ, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये आपको आंसर करना है इसका कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल सेम है, देख लो, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक, हाँ जी। और भाई सपोर्ट जितना ज़्यादा कर सको करते रहो भाई, आपके ऊपर है सारी चीज़ें है ना। ये एक बार और फिर से परसेंटेज से क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन मैं भी करा के आया था वैसा ही है। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, मैंने मान लेंगे मेरे टोटल स्टूडेंट 100 है। ठीक है, आप बनाओ। जी हाँ, इससे क्या है, आप 3 वाले भी कर सको, 3-3 वाले डायग्राम बड़े बड़े बन जावे ना, इस तरीके से सब हो जाएंगे भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं आने की है। ठीक है, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में क्या हुए, ये फेल वाले हैं इस बार डाटा, इस बार जो डाटा है फेल पे दिया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ने का, मैं पास वाले को अलग ले लूंगा। कितना, 19 मैथ में फेल हो गया, फिर क्या हुआ भाई, 10% अंग्रेजी में फेल हो गया। अब मुझे ना जो दोनों में फेल हुआ वो माइनस करना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, यदि सारे विद्यार्थी में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी जो 7% है दोनों में फेल हुए, ये मेरा टोटल फेल का डाटा आ गया, ये क्या आ गया, टोटल फेल। ठीक है, इसने पूछा दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, मैं लिख लूंगा पास, पास का डाटा मिसिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं, पास मैंने इधर लिख लिया। अब आप इस डाटा को सोल्व करो। ठीक है, ये आ गया आपका, देखो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 12 आ गया, और ये 10-22 बन गया। ठीक है, तो ये उधर जाके माइनस हो गया क्या, तो 78% आ गया, कौन, पास। भाई ऑप्शन में है क्या, ये चेक करो। जी हाँ, सभी विद्यार्थियों का 78%, यानी टोटल 100 मान रखा था तो 78% क्या है, पास विद्यार्थी हैं। भाई बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, हम बता नहीं सकते भाई इस चीज़ को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये देखो, एक कक्षा के 2 सेक्शन जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलो परसेंटेज में आंसर देना आपको, आप इसे बढ़ा के चढ़ा के कैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन ए मैंने मान लिया, और ये मैंने मान लिया सेक्शन बी, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 30 है, कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं इसे बढ़ा के ऐसे भी लिख सकूँ, क्योंकि परसेंटेज में आंसर देना एग्जैक्ट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप रेशो में कैसे भी बढ़ा घटा सको। इन सेक्शन में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रम से 80 और 60 है, आप इसे एलिगेशन से भी कर सको क्वेश्चन को। ठीक है, चलो बताएंगे अभी, रुको एक मिनट। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता 80% है, यानी मैं क्या करूंगा, इसका 10% कितना है, 20 है क्या। ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई कर दो तो 160 हो जाएगा,
ये कौन है? उत्तीर्ण वाले, पास वाले हैं भाई ये, ठीक है। बड़ा डाटा इसलिए लेते हैं ताकि अगर ऐसा है कि भाई काटनी पड़ जाए चीज़ें तो पॉइंट पॉइंट से बच जाए, हम पॉइंट ना आवे, ठीक है। एक अच्छी फ्लेक्सिबल डिजिट चलती रहे, ठीक है। 60% इसमें पास हुए, इसका 10% 30 है क्या भाई? ठीक है, 60% कितना हो जाएगा? 10% 30 है तो 36 18 180 हो जाएगा क्या? ये मेरे पास वाले स्टूडेंट आ गए, बताओ। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना आपको, ठीक है। चलो भाई, 200 300 500 स्टूडेंट टोटल हैं क्लास के अंदर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? और पास कितने हो गए? 340 स्टूडेंट क्या हो गए? पास हो गए। परसेंटेज के लिए आप 100 कर दोगे, 5 से आप इसे काट लोगे, ठीक है। कर दोगे आप, इसे कर लोगे कि आप 68 आ गया आपका सीधा, 5 से आप इसे भाग दोगे जब। ये आपका तरीका नंबर 1 है। फिर आप एलिगेशन से कर सको इसे। सेक्शन ए के बारे में इन्फॉर्मेशन दो मुझे, जो जो चीज़ें आपको पता है। पहले तो आप इनके नंबर 2 और 3 के रेशो में है क्या? बताओ कोई दिक्कत किसी को भाई? पहले में 80% पास हुए, और दूसरे वाले में कितने? 60% पास हुए, ठीक है भाई। आप क्या करोगे? इनका क्या है, टोटल लोगे 5, उनका डिफरेंस कितना है? 20। 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। एक की वैल्यू आ गई 4, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 12, ठीक है। यानी ये वैल्यू मुझे 12 पता है क्या भाई? और बड़े वाले में से तो इसे घटा के चीज मिलेगी। 80 में से जब मैंने 12 घटाया हो तो 68 ही आ जाएगा क्या? ये एलिगेशन है भाई, देखो एलिगेशन की ताकत, ठीक है। जो चीजें इतनी मेहनत चल रही थी ये खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए एक साइकिल को 20 बी, हाँ, ए एक साइकिल बी को बेच दिया उसने 5% के लाभ पर। बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने इतने रुपए उसके लिए पेमेंट कर दी तो ए का लागत मूल्य बताओ, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर रखे ऑलरेडी। चलो देखते हैं। ए ने किसको बेच दिया? बी को। किस रेट में? 5% के लाभ पर। 5% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/20, यानी 20 से 21 करके बेच दिया, इतना बढ़ा के बेच दिया। चलो, बी ने क्या करा? बी ने बेच दिया सी को। बी ने सी को कैसे बेच दिया? 10% के लाभ पे। 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा क्या? बताओ, बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब देख लो, जो भी चीज कटती हो, क्योंकि ये सक्सेसिव में चल रही है चीजें ना, एक दूसरे के अपोन में है, तो काट सको आप ऐसे, ऐसे काट सको, ऐसे काट सको, ऐसे नहीं काट सकते, लेकिन ना ऐसे काट सकते, ठीक है। चलो, कुछ कट रहा का, बी से बी कट गया। और देख लो भाई, कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 20 200, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 3 1 231, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डाटा बचा हुआ है ना, और सी बचा हुआ है, सॉरी सी बचेगा, बी तो कट गया। ये देखो, सी ने इसमें कितनी पेमेंट कर रखी? इतनी, लेकिन मेरी भाषा में तो इतना है। कितना है? ये 10 मल्टीपल है क्या इसका? जी हाँ, बिल्कुल 10 मल्टीपल है। तो उसने पूछा ए का लागत मूल्य, तो 10 मल्टीपल कर दो भाई, 2000 आ गया क्या? ये बताओ, ठीक है ऑप्शन के अंदर? ऑप्शन है। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, ठीक है। उसका लाभ परसेंट बताना, इसने बोल दिया कि लाभ। तो आपको लाभ के बारे में क्या पता है? प्रॉफिट क्या होता है आपका? प्रॉफिट जब होता है जब आपका एसपी ज्यादा होता है, ठीक है, यानी एसपी माइनस सीपी। ये कैसा तरीका है? आपको बहुत सारी चीजें रटने से क्या हो जाओगे? फ्री हो जाओगे, रटने नहीं पड़ने की। आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि प्रॉफिट होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। चलो अब देखो आप, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर, भाई एक विक्रेता 33 मीटर कपड़ा कैसे बेच सकता है? पहले उसने कभी ना कभी 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा क्या? ठीक है, तो 33 एसपी, पहले तो आपने 33 कभी ना कभी सीपी करा होगा क्या? यानी 33 मीटर कपड़ा आप जब भी तो बेचोगे जब आपने कभी ना कभी 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा। तो 33 एसपी माइनस 33 सीपी, ठीक है भाई। ये किसके बराबर है? इसने बताया 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य के, यानी 11 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर लाभ हुआ आपको। लाभ पी है, पी की वैल्यू 11। अगर वो कहते हैं विक्रय मूल्य के तो आप यहाँ पे एसपी लिखते इसके साथ में, लेकिन उसने क्या कहा? लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो आप सीपी लिखोगे। भाई बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये माइनस का 33 सीपी उधर जाके प्लस हो जाएगा क्या? तो ये 44 सीपी आ गया क्या आपका? और ये किसके बराबर है? 33 एसपी के बराबर है क्या?
तो सीपी और एसपी का रेशो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 3:4 आ गया क्या, वो चीज़ अपूर्ण में आ जाएगी, 11 से कट गए, ठीक है। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट हुआ, 3 की खरीद के 4 की बेच दी, एक का प्रॉफिट है किस पे, करियर मूल्य पे, 3 पे। तो 1/3 की वैल्यू 33.33 है क्या, जी हाँ बिल्कुल, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। वरना जिसे नहीं पता है वो 100 की मल्टीप्लाई कर लियो भाई, और जिसे फ्रैक्शन पता है वो ऑलरेडी यहाँ पे आंसर लगा दिया। ये तरीका क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी पड़ती, वरना क्या है, अगर विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो आप दूसरी चीज याद रखोगे, क्रय मूल्य के बराबर हो जाए दूसरी चीज याद रखनी पड़ेगी। इसके ये अपनी पर्सनल फायदे हैं। 2 लाइन हो सके फालतू लिखनी पड़ जाए इस तरीके में, लेकिन ये यूनिवर्सल तरीका है काफी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या कहा। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग 8% वार्षिक दर पर, 2/5 भाग 9% वार्षिक दर पर तथा शेष पूंजी को 5% वार्षिक दर पर निवेश किया है। यदि उसकी वार्षिक आय 432 रुपये है तो उसकी पूंजी ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं, ठीक है। मैं क्या है, पहले अपना एक प्रिंसिपल मान लूंगा। प्रिंसिपल मैं कैसे मान लूंगा, मैं फ्रैक्शन चेक करूंगा, 1/5 उसी पैसे का 2/5 हो रहा, फिर ठीक है। तो मैंने मान लिया कि मैं क्या करूँगा, हमेशा बटे वाली वैल्यू है ना जो है, इनमें फोकस करूंगा। 5 × 5 25 मान लिया मैंने अपना प्रिंसिपल, ठीक है। मैंने मान लिया मेरा प्रिंसिपल 25 है, अपने माइंड में मान लियो, लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है भाई। मैंने कैसे ध्यान दिया, जो फ्रैक्शन दिया उसको मैंने फोकस करके अपना प्रिंसिपल मान लिया, कितना, 25। अब देखो, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/5 यानी 25 है, 25 का 1/5 5 होगा क्या, ये आ गया 5, 8% की रेट से निवेश कर दिया। लो, टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो टाइम को आप नहीं लिखने का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो क्या है, अंडरस्टूड हो जाए चीजें कि अगर मेंशन नहीं है तो समान रहा होगा, ठीक है। चलो, यहां से तो इतना ब्याज मिलेगा आपको, आगे देखो वार्षिक दर पर 2/5 भाग कितना होगा इसका, 10 हो जाएगा क्या भाई, 2/5, 5 से ये कट जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई तो 10 आ गया। ये किस रेट से दिया, 5% की रेट से, ठीक है। और शेष पूंजी देखो भाई, 25 थी, 5 तो यहाँ पे यूज होगी, 10 यहाँ पे होगी, 15 का मैंने यूज कर लिया तो 10 बची हुई है अभी मेरे पास। जो शेष पूंजी है 10, उसको मैंने कैसे निवेश कर दिया, 5%। 8 ये वाला 9 है भाई, ठीक है। ये वाला ना 9% पे दिया उसने, ये वाला 9% है और ये वाला 5% पे है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई। तो मुझे टोटल ब्याज ये मिलेगा क्या, 8×5 = 40, 90 और 50, ये परसेंट, इतना ब्याज मिलेगा क्या मुझे, यानी 180% ब्याज मिला क्या मुझे, बताओ मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 180% ब्याज मिलेगा मुझे भाई। उसने कितना बताया, उसने बताया 432 रुपये मिला मुझे ब्याज, 400 432 रुपये ब्याज मिला उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 432/180। लेकिन मुझे आंसर 25 का देना, जो कि परसेंट में भी नहीं है, ठीक है। 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100। तो मैं इस 100 को भी क्या करूँगा, उधर लेता जाऊंगा क्या, तो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, क्योंकि मुझे भाई 1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे 25 का मान बताना। मैंने 100 नहीं मान रखा 100% वैल्यू को, ठीक है। मैंने 25 मान रखा, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ी मुझे, यानी परसेंटेज को भी मैंने चेंज करना पड़ा 1/100 में। तो ये बताओ, और मुझे बताना किसका वैल्यू है, 25 का। लो भाई 25 का वैल्यू बताना, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई, इधर 25 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आप इसे काट लो, जीरो से मैंने जीरो काट दी, मैंने 9 से काट दिया, 9 दूनी 18, ठीक है भाई। 9 से काटो, 9×4 = 36, 9×8 = 72, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं किसी को भी, ठीक है। आप इससे क्या करो, इससे आप इसे काट लो, मैंने इसे काट लिया, 24 आ गए, ये मेरा 24 आ गया जीरो, और ये मेरा 25 के साथ मल्टीप्लाई है इसकी, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो अपने तरीके से, जीरो आ गया, 25×4 = 100, जीरो 10 कैरी चला गया, 25×2 = 50, और भाई 10 600, सॉरी 60, तो 6,000 रुपये आ गया मेरा प्रिंसिपल भाई, ठीक है। यही मेरा प्रिंसिपल रहा होगा। आप क्या 2-3 स्टेप खा सको इसके बीच में से, मुझे तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आप एक बार ट्राई कर लो क्वेश्चन को। एक पुरुष रुपये 8% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में जमा करता है और 1400 रुपये डाक खाने में 6% की रेट पर जमा करता है, उसे कुल जमा पर ब्याज दर कितना मिला, ठीक है भाई। इसमें क्या बताना आपको, इसमें आपको ना एवरेज रेट बतानी कि दोनों का मिला के कंबाइन रेट कितना बनेगा, ठीक है। 8% कब रहा, एलिगेशन लगाऊंगा भाई, मेरे पास इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है एलिगेशन से, ठीक है।
जब ये थे 4200 इतने रुपए। और भाई 6% कब था, जब कितने रुपए थे, 1400 रुपये। आप देख लो, आप इसे छोटा कर सको, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से काट दो तो ये तो 2 आ जाएगा मेरा भाई। 7 6 42, यानी 3:1 आ गया क्या जी। 14 3 42 है सीधा, और 2 जीरो कट गई, तो 3:1 आ गया क्या मेरा भाई। 3:1 आ गया है ना, ये 3 है ना, तो ये मेरा क्या है, ये 1 है। आप देखो इनका टोटल 4 है, उनका डिफरेंस 2 है। ठीक है, 4 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू आधी हो जाएगी क्या, यानी 1 नहीं है, ये आधा है असलियत में। ठीक है, ये आधा है भाई असलियत। अरे क्या कर रहे हैं भाई, यानी कि असलियत में आधा है, पॉइंट नहीं लगाने का, ऐसे 0.5 हो जाएगा। बड़े वाले में से इसे घटा के आएगा आंसर, 8 में से ये घटाएगा तो 7.5। ये मैंने एलिगेशन से निकाल दिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताओ। आसान सा क्वेश्चन था क्या भाई ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पढ़ो एक बार क्वेश्चन की रीडिंग कर दो। किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि उधार ली। ठीक है, 5% के रेट से उधार ली, तो उसने वह राशि किसी अन्य व्यक्ति को 10% की चक्रवर्ती ब्याज, भाई बहुत तेज आदमी है, बिजनेसमैन है कोई, 5% के रेट पे लिया और आगे 10% के चक्रवर्ती ब्याज पर दे दी उसने। ठीक है, बहुत टेक्निकल बंदा है। देखो फिर क्या हुआ, दे दी और वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर दे दी, इसे 4 वर्ष में इतने रुपए मिले भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना कोई ना कोई अमाउंट मान लूँ सबसे पहले। ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने इतने रुपए मान लिए। ठीक है, चलो ये मेरा प्रिंसिपल मान लिया मैंने, फिर मैं बाद में वैल्यू निकाल रहा हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं आने की। प्रिंसिपल अगर मेरा ये रहा हो, किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि उधार दी, तो भाई 5% का रेट क्या है, इसका 100 बन जाएगा, क्योंकि आरटी देख लो आप, 5% जो है उसने ले लिया, और 4 वर्ष के लिए लिया क्या, हाँ जी पूरे 4 वर्ष के लिए, 5 चौक 20, यानी आप उसका 20% निकालना, इसका 10%, 100 200 आ जाएगा क्या इसका भाई। यानी आपको जो खुद भी बिल पे करना, क्योंकि आपने तो साधारण ब्याज पे लिया, तो आपको 200 रुपये करने हैं आपको तो बिल पे। ठीक है, लेकिन उसने क्या करा कि चक्रवर्ती ब्याज पे दे दिया। ठीक है, और 4 साल में देख लो क्या रिजल्ट बन के आएगा भाई। चक्रवर्ती ब्याज क्या बोल रहा है, 4 6 4 1, 4 साल के लिए कोड क्या है, 4 6 4 1। ठीक है, आप देख लो आप 10%, और भाई 0.1, इसका 10% 0.01, इसका 10% 0.001, ये चीज़ आ जाएगी क्या, बताओ। अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 40, 40 आ गया, और 0.6 ये वाला मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखोगे आप इसे क्या करोगे, ये आ गया ऐसे, देखो पॉइंट है ना, ये मल्टीप्लाई होगी ऐसे, इसकी ये 4 0 ऐसा आ जाएगा ना, 0.4, ये 0.04। अब इसे देखो आप, 0.001, ये रिजल्टेंट आएगा, देख लो 1 4 6 पॉइंट ऐसे। बताओ, इतना परसेंट आप कमा लोगे, और आप सामने वाले बंदे को 200 रुपये दे के भेज दोगे कि तेरा काम हो गया। ठीक है, तो उसे बताना क्या, राशि बतानी है आपको और इस चीज़ की वैल्यू उसने आपसे दे रखी है ऑलरेडी पहले से ही। आप देख लो कितना आने वाला आपकी भाषा में। ठीक है, आप चेक करो कितना रुपये प्रिंसिपल मान रखा आपने, इतने रुपये, इसका 40.641। आप बहुत सारे तरीकों से कर सको, कोई भी आपके लिए क्या है, पाबंदी नहीं है इस चीज़ के लिए। परसेंटेज हटाओगे आप, कितना है, 100 बन जाएगा क्या, भी 3 0 दे काट दिया आपने भाई। ठीक है, ये क्या कर दिया, इतना परसेंट आ गया ना, प्रिंसिपल मैंने कितना मान रखा है, 1000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप सीधा यहाँ से ना आरटी रख लो, चाहे जरूरत नहीं है आपको निकालने की, आप आरटी परसेंट से भी कर सको। ये 20% बनेगा क्या, 5% के रेट से 4 साल के लिए, इससे ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। इधर से कितना आया, इधर से आया ये। ठीक है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आप देख लो यहाँ से, आपको 20.641 का प्रॉफिट हुआ। इतने परसेंट का आपको क्या हो रहा, इस बिजनेस के ड्यूरिंग आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, तो आप ये आपका टोटल प्रॉफिट है जो आपको होने वाला है। ठीक है, अब आपसे देख लो आपसे कितना दिया प्रॉफिट, ये लगभग सेम सा ही आ गया, बस पॉइंटों का डिफरेंस है, तो बन जाएगी बात, 6 4 1 के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है, इसने दिया 2 6 4 1 0। ठीक है, ये कितना मल्टीपल है, पॉइंट हटाऊंगा 3 0 इधर पड़ जाएगा क्या भाई।
ठीक है, तो यानी 3 जीरो एक्स्ट्रा है। 1 मिनट की वैल्यू कितनी चल रही है भाई, देख लो 1 मिनट की वैल्यू कितनी चल रही है, 1 2 3, 3 जीरो एक्स्ट्रा है मेरे पास, ठीक है। तो ये 3 जीरो लग जाएंगे, जब क्या होगा ये आंसर 1 2 3, 1 जीरो लगेगी ना, 1 लगेगी और ठीक है वो कट जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आप लगभग सही कर रहे थे, आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ आपसे, आपको ना प्रिंसिपल भी मानने की जरूरत नहीं है। आप देखो आपकी रेट इधर से 20% आई, और इधर से कितनी आई, इधर से आई आपकी 40.641, ठीक है, इधर से आई 20%, और इधर से कितनी आई 46.461 लगभग ऐसी, ठीक है। ये डाटा आपका आया लगभग, ठीक है। आप चेक कर लियो क्या था, तो आप डिफरेंस देखो बस, वो अप्लाई कर दो सीधा, सीधा डिफरेंस अप्लाई कर दो। इसे मैं दोबारा निकाल के दिखा दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4641 है ना भाई, 10%, 1%, इसका 10% निकालो तो 0.1, इसका 10% निकालो तो 0.01 हो जाएगा क्या, ये चीज़ आपकी बन के चलेगी, ठीक है। यानी 40 आ गया, और ये क्या होगा 6 हो जाएगा, एक पॉइंट मैंने उधर गड़बड़ कर दी थी, ठीक है। और ये 0.4 और 0.01, ये डाटा आएगा 41.64, ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो इतना परसेंट आपको खुद मिलेगा, और इतना आप उसे दे दोगे, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा, ये हो रहा 26.41 के बराबर, ठीक है भाई, 26.41 के बराबर। और उसने कितना दिया प्रॉफिट, उसने बताया कि इतना हुआ आपको प्रॉफिट, तो ये 26.410 के बराबर है। एक पॉइंट कटेगा, 2 जीरो इधर बढ़ जाएगी, जब आप सारे को काट दोगे तो एक की वैल्यू 100 आ गई, और जब एक की वैल्यू 100 आ गई आपकी पूरी की पूरी, तो आपको बताना क्या है, आप 100% की वैल्यू बता दो, ठीक है। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और टिक जाएंगी इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। ये देखो 100 डेज लगेंगे 100 दिनों में, ठीक है। कुछ लोग हैं, मैंने मान लिया कि n नंबर है, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी लिख सको अपने हिसाब से, आप डाटा ले देखो। डेज कितने, 100 डेज लगेंगे किसको, n लोगों को, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, ये टोटल वर्क आ गया क्या। फिर क्या होगा, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति रहेगी भाई, ठीक है। यानी 100 लोग नहीं है, 90 लोग हैं, 110 दिनों में पूरा हो रहा काम। अब काम क्या है, सॉरी आपने नंबर n मान रखे है ना, n लोग मान रखे हैं आपने, तो अब लोग 10 कम हो गए तो n-10 हो जाएगा क्या, ये हो गया n-10। अब क्या हुआ, अब ना काम जो 100 दिनों में चलने वाला था, अब उसे 110 दिन लगेंगे, ठीक है। यानी 100n किसके बराबर होगा, 110n -1100, ये चीज इधर आके माइनस हो जाएगी क्या, यानी मुझे पता लगा कि 10n की वैल्यू आ गई 1100, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 110। क्या पूछा इसने ये बताओ, प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे, तो n ही तो लगे थे, n की वैल्यू आ गई 110, ठीक है भाई। आप ऐसे कर दो आप किसी भी तरीके से। चलो ये देख लो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वर्क एंड टाइम का ही है क्या, नहीं। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये चीज आपसे पूछ ली गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप समझो। अगर भाई वो बिना किसी रेस्ट के चले, रेस्ट वो करे ही ना, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा उस बंदे की स्पीड है, और 90 किलोमीटर की उसे दूरी तय करनी, तो भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये आपका टाइम हो जाएगा कि 18 की स्पीड से आप 90 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगेंगे आपको, तो 5 घंटे तो आप ये कर दो अलमारी में रख दो, ये तो लगने ही लगने भाई, ये तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। अब आप देख लो इधर आ जाओ, वो क्या करा भाई, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, यानी 90 मिनट के अंदर कितने सात आए होंगे, हर 7 किलोमीटर के गैप पे आप बांटते चले जाओ चीजों को, ठीक है। यानी मेरा जो 90 किलोमीटर है ना, ऐसे सात 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 सात, ऐसे कितने सात आए होंगे उसके अंदर। आप क्या कर सको, इसका तरीका क्या है, 90 को आज 7 से भाग देकर देख लो, जो पूरा का पूरा आएगा वो वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। तो कितने स्टेशन आए होंगे जहां पर उसने 7 किलोमीटर जाने के बाद उसने क्या करा, घोड़ा बदला और 6 मिनट रुका फिर वो वहां पे, ठीक है। देखो 7 ही कम 7, ठीक है, 2 आ गया, 7 दूनी 14, अगर मैं 3 चलाऊंगा तो 91 हो जाएगा, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा। तो यानी 12 स्टेशन बीच में पड़ेगा।
अब इन हर एक 12 स्टेशन पे वो क्या हुआ, 6 मिनट के लिए रुका बंदा। ठीक है, यानी 72 मिनट ही बैठ गई मेरी भाई। जब मैं इसमें 72 मिनट ऐड करूंगा तो 72 मिनट का मतलब क्या, 1 घंटा 12 मिनट। तो यानी 1 घंटा और 12 मिनट ही है मेरी। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 6 घंटे 12 मिनट। 6 घंटे 12 मिनट का मुझे क्या लगा टोटल टाइम। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? 6 घंटे 12 मिनट। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को कर देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं भाई कि आप नहीं कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, यदि 90 किलोमीटर की रफ्तार, अच्छा, प्रति घंटा की है, ठीक है, रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म को पार करेगी। देखो भाई, रेलगाड़ी कभी भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो पहले तो रेलगाड़ी खुद को पार करेगी, फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा उसमें आपकी ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की स्पीड जुड़ के आएगी। ठीक है, और स्पीड बोली नहीं, आपकी डिस्टेंस, लंबाई। ठीक है, तो बताओ भाई, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, इन दोनों का रिजल्ट आएगा जो भी लंबाई का आने वाला। ठीक है, तो मैं निकालूंगा कितनी लंबाई बैठ रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। ठीक है, मैं क्या करूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मीटर सेकंड पर बन गया भाई। ठीक है, अब 1 मिनट है, मिनट में तो नहीं चाहिए, सेकंड में चाहिए, तो 60। ठीक है, ये देख लो कितना आया टोटल, 18 पंजे 90, पंजे पंजे 25, 25 की गुना कर दो आप 60 में, 25 × 150 और एक जीरो पहले से लगा हुआ है। ठीक है, तो इतना है प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों का टोटल, और उसने बताया कि भाई बराबर है, प्लेटफॉर्म भी इतना ही लंबा है और आपकी ट्रेन भी। तो यानी 750 का हो रहा होगा और 750 का हो रहा होगा, दोनों चीजें 750 750। ठीक है, रेलगाड़ी की पूछी तो 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, है ना। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। शांत जल में जाने का मतलब कि ट्रेन की स्पीड ही दी हुई है कि मैंने मान लिया एक्स, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नहीं सॉरी, 1 घंटे में जाती है 6 किलोमीटर, जी हाँ, 6 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो जाएगा, बात वही पड़ेगी ना। जी, एक्स की स्पीड यानी नाव की स्पीड है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल क्या है, धारा विरोध करेगी, तो स्पीड क्या होगी, एक्स में से वाई जो धारा का विरोध होगा वो माइनस कर देंगे हम। तो एक्स माइनस वाई कितना दिया, उसने कहा परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 3 गुना समय लेती है, यानी दूरी क्या है, 6, 6 को पार करने में 3 गुना समय ले रही है, यानी रिजल्ट 2 आया क्या भाई, 6 को दूरी को तय करने में आप क्या है, पहले 1 घंटा ले रहे थे, अब 3 गुना समय ले रहे थे, अब 3 टाइम लग रहा, तो 3 दूनी 6, यानी 2 की स्पीड काम कर रही है क्या। अब एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू आपको पहले से 6 पता है, तो 6 में से क्या घटाऊं कि 2 आ जाए, 4 रहा होगा क्या। ठीक है, क्या पूछा उसे, धारा की चाल पूछी, धारा की चाल 4 आ गई भाई, है क्या, जी हाँ, ये करना था भाई, इसके अलावा कोई इसमें लॉजिक नहीं था ना, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका है, यही चीज़ है जो पूछी जाएगी। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे भाई। ये कह रहा है कि अगर एक से लगा के 1 2 3 4 5 6 10 तक अगर मैं जोड़ तो 55 आएगा। ठीक है, तो इस सीरीज का टोटल बताना, आपको किस सीरीज का टोटल बताना, 6 + 12 18 24, ये सीरीज आपकी चल रही, कहाँ तक गई है सीरीज, ऐसे ही चलती चलती सीरीज 60 तक गई, इसका टोटल आपको बताना। मैं क्या नोटिस करा, अगर मैं इसमें से 6 बार ले लूँ, कॉमन ले लिया मैंने 6, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3, ऐसी चीज़ें चलेंगी क्या, और ये 10 तक जाएगी क्या। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या इस चीज़ में, बताओ, होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो 6, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी है, 55। बताओ, यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या, आप निकाल लोगे, मल्टीप्लाई तो करनी, देखो 5 × 30 जीरो, कैरी चला गया 3। ठीक है, 30 और 33, ये आ गया भाई। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया मैंने, तो यही है इसका आंसर। ठीक है, अब देख लो, अलजेब्रा से क्वेश्चन है भाई। इसने दिया कि x + y, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा दोबारा क्योंकि ये पता नहीं क्या लग रहा है यहाँ, बोर्ड तो, ये देखो x + y
इज इक्वल टू जेड दिया आपसे भाई, ठीक है, ये दिया है, गिवन है ये चीज। और क्या पूछ लिया, ये पूछ रहा कि एक्स की 3, ये भी वाई की 3 रहा होगा यहाँ पे ना, प्लस वाई की 3 माइनस जेड की 3 प्लस 3 XYZ। इसकी वैल्यू आपको बतानी, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा अलजेब्रा वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे मैंने पहले भी बताया कि इक्वेशन कितनी है जो गिवन है आपसे, एक है क्या, वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं भाई, वेरिएबल हैं 2। तो आप क्या करो, जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल फिक्स हैं, आप उससे अलग जितने भी जो भी डाटा बचेगा अपनी मर्जी से मान सको कुछ भी। लेकिन मैं क्या कर रहा है, एक को ही मान के काम चल जाएगा, मैंने जेड को 0 कर दिया तो एक्स प्लस वाई बराबर 0 आ जाएगा। और मैं अगर वाई को इधर भेज दूँ तो ये माइनस वाई ऐसा हो जाएगा क्या, आप ऐसे कर लो या फिर आप इसे भी 0 मान सको, कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। आप क्या कर सको, इसे भी आप 0 मान सको, कोई बड़ा इश्यू नहीं होने का आपके साथ, ठीक है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई। आप देखो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे तो एक्स रहेगा ही, लेकिन जहाँ पे क्या है वाई है ना, मैं वहाँ पे भी देखो एक्स की वैल्यू बराबर -3 लिख सकूँ, या फिर मैं वाई की जगह क्या लिख सकूँ, -x लिख सकूँ, तो मैं यहाँ पे इसे भी -x कर दूंगा, क्या ये मेरा ऐसे हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या होगी -x, ठीक है। तो मैंने वाई की वैल्यू पुट कर दी, जेड मेरा 0 हो गया, ये खत्म और ये भी खत्म। तो एक्स की 3 में से एक्स की 3 गया तो ये आ गया 0, ठीक है। तो अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चन क्या होगा आपको दिखने में लगेंगे, ये वैसे फॉर्मूले से भी करा जा सके क्वेश्चन, लेकिन नहीं जरूरत है, ठीक है। अभी आप ऐसे ही कर दो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वैसे। चलो भाई यहाँ तक बताओ प्रॉब्लम है क्या, अगला क्वेश्चन करो आप। एक पेड़ आंधी में टूट गया, ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है आपका, ट्रीगो का पार्ट है। एक पेड़ आंधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है, देखो क्या हुआ। कोई आपका क्या है, पेड़ है एक, पेड़ क्या हो गया, टूट गया, आंधी चली और पेड़ क्या हो गया, टूट के गिर गया। भाई देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपका कोई पेड़ है, मान लो कि आंधी चली तो यहाँ से ऐसे टूट के या जाके ऐसे धरती में मिल गया, ठीक है, ये गिर गया, देखो ऐसे। अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये टूट गया यहाँ से, सो भाई यहाँ से तो क्या होगा, टूट गया ये टूट के क्या हुआ, ऐसे गिर गया जाके, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ तक, ठीक है। चलो 30 डिग्री के कोण पर जाके गिर गया, ठीक है, ये गिरा यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। और आपको पता है तो 90 होगा, 90 डिग्री, और ये आपका कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि टोटल क्या करना, 180 कर देना मुझे भाई, ठीक है। तो ये मेरे आपकी आप मैंने एक क्या बना दिया, त्रिभुज बन गया मेरा यहाँ पे। अब देखो इसने क्या दिया, उसकी जड़ से 30 मीटर है उसकी दूरी, इसकी दूरी ना ये वाली, इसकी जो जड़ है ना, जड़ से और जहाँ पे गिरा ना, 30 मीटर बताई उसने, ये 30 मीटर है भाई। आपसे क्या पूछ लिया, पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, यानी थी पूछा ना, अगर पूछे पेड़ की ऊंचाई कितनी है तो मैं इसका मान बताता, अगर थी पूछे तो मुझे इसमें वो भी जोड़ना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, मैं आपसे रेशो बताऊंगा, अभी जितना पॉसिबल है उतना समझ लो बस। रेशो क्या होते हैं, ठीक है, ये अगर मेरा 60 है ना, तो 60 के सामने हमेशा √3 होता है। अगर ये मेरा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने 1 होता है, ठीक है। अगर ये मेरा क्या 45, ये 90 डिग्री होगा तो जाहिर सी बात है, तो इसके सामने हमेशा 2 होता है, ये रेशो याद रखियो हमेशा आप, ठीक है। एक और बताऊंगा मैं आपसे, ऐसा भी तो हो सके कि 90 डिग्री हो और ये वाला आपका कितना हो जावे, ये हो जावे आपका 45 और ये भी 45 हो जावे, तो 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2। अभी के लिए तो आप इतना याद रखो, ठीक है, बाकी अगले सेट्स आएंगे ना तो उनमें और पॉसिबिलिटीज जितनी भी है वो सारी आपको दिखा दी जाएंगी। ये बताओ यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या, जी नहीं। अब देखो ये क्या होगा, 30 के सामने क्या आ रहा होगा, ये बता दो मुझे एक बार आप। 30 के सामने क्या आ रहा होगा, 60 के सामने तो √3, और इसके सामने क्या आ रहा होगा, ये क्या है 30 है ना, 30 के सामने 1, ये आ गया 1, यहाँ से यहाँ तक रेशो है भाई, ठीक है, ये रेशो है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। मैं चलो इसे लिखता ही नहीं अभी 30 को यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे रेशो ही लिखूंगा। 60 के सामने √3, इसके सामने 1 और 90 के सामने 2 रहा होगा क्या, ठीक है भाई। अब इसने ये वाली डिस्टेंस हमारे से दे रखी है, वाली देखो, जड़ से उसके गिरने की दूरी, मेरी भाषा में तो √3 है, लेकिन उसने कितना बताया, उसने कहा कि ये है 30 √3, 30 है, सॉरी 30 मीटर है, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी है जाएगी। तो भाई इसे मैं 30 को, ये बताओ आप ऐसे ब्रेक कर सकूँ क्या, मैं आप इसे समझो, 30 को मैं ऐसे लिख सकूँ क्या, 10 √3, क्योंकि √3 और √3 आया मेरा,
एक रूट तीन से एक रूट तीन कट जाएगा, ठीक है। तो मेरी एक यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे 10 रूट 3 आ गया, क्या ये बताओ। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, मुझे वैल्यू बतानी किसकी है, एक तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये पेड़ कंप्लीट तो जब होगा ना, जब ये सीधा खड़ा हो जाए, पूरी लंबाई तो पेड़ की होगी ना। ये जो गिर गया ये वाला सारा जोड़ के, ये यहाँ से यहाँ तक था ना पेड़ ये। तो तीन की वैल्यू भाई मुझे बतानी है, ठीक है। तो इधर भी मैं तीन की मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी। तो ये आ गया 30 रूट 3, ठीक है। ये लिख रहा ना, ये चीज़ है ना, ये इसमें लिखने में मिस्टेक हुई है, ये वरना ये वाला आंसर है, ये 30 रूट 3 ही है। ये 25 रूट 3 है भाई, और ये 30 रूट 3 है, और ये 15 रूट 3 है, ठीक है। ये 20 रूट 3 है, ठीक है। तो आपको कौन से वाला आ गया, ये आ गया 30 रूट 3। बताओ भाई कोई दिक्कत है कि, ये करना आपको बहुत तेजी पे करने लायक चीजें है, टाइम सेव करना आपको यहाँ से। ये देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, ये 30 के आसपास क्वेश्चन थे, है ना। अब शायद इसका एंड चल रहा है भाई, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन चल रहा है अभी। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वर्त में दो समांतर जीवाएं बनाई गई हैं। एक वर्त बनाओ आप सबसे पहले। मान लो कि भाई घिसा पीटा मैंने एक वर्त तैयार कर दिया, ठीक है। 30 सेंटीमीटर इसका व्यास बताया उसने, इसका मान लो कि इसका सेंटर ये है। अब ये देखो 30 सेंटी, ये बना दिया मैंने, 30 सेंटीमीटर का व्यास, ठीक है। इसकी रेडियस क्या रही होगी, 15 रही होगी, सीधी सी बात है। दो समांतर जीवाएं बनाई गई, मैंने मान लिया कि दो समांतर जीवाएं है, एक बना दी मैंने पहले। क्योंकि इसमें क्या है, कभी कभी जीवा क्या होगी, एक ही साइड बनवा देगा व्यास के, कभी कभी बोलेगा अलग अलग साइड में है, तो वो देख लेंगे हम पॉसिबिलिटी क्या बनेगी। उनमें से एक जीवा 24 सेंटीमीटर लंबी है। तो भाई ये जीवा जो है, मैंने मान लिया कि यही जीवा है, 24 सेंटीमीटर लंबी है मेरी ये जीवा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, मैंने मान लिया 24 सेंटीमीटर लंबी है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है, 21 है। अब एक बात बताओ भाई, मैं यहाँ से केंद्र से जीवा पे अगर लंब डाल दूं तो 90 डिग्री बना होगा यहाँ तक, ठीक है भाई। यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को। अब देखो इसने क्या बताया, इसने कहा 30 सेंटीमीटर का व्यास है। अब ये बताओ कि मैं अगर यहाँ से, ये केंद्र है, केंद्र से मैं परिधि पे कहीं भी मिलाऊं, तो ये मेरा क्या होगा, रेडियस होगा क्या, ठीक है। तो ये 15 होगा क्योंकि व्यास 30 है, ठीक है। और ये मेरा 24 है। देखो कभी भी केंद्र से आप लंब किसी जीवा पे डाल लोगे ना, तो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। ये 24 है ना टोटल, तो ये अब क्या बन जाएगा इस, अरे भाई ये 24 जो था टोटल, क्या ये अब क्या होगा जब ये लंब डलेगा, तो ये 12 हिस्सा, और ये भी हिस्सा 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या। ये मुझे ट्रिपलेट से मुझे पता लगा कि 9 है, क्योंकि ये क्या है देखो, 3 गुना 5, ये 3 गुना 4, तो 3 गुना 3 आने वाला ना, 3 4 5 की ट्रिपलेट दिख रही मुझे इसके अंदर। तो मेरा ये 9 आ गया। अब देखो उसने कहा कि जीवाओं के बीच की दूरी 21 है। अगर वो भाई जीवा एक ही साइड होती दोनों, तो 21 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी केंद्र से इसकी 9 पड़ रही। तो ये जरूर ऐसा रहा होगा कि ये वाली डिस्टेंस, ये जीवा ना यहाँ पे पड़ी होगी दूसरी साइड। जब भी पॉसिबल है कि 9 में मैंने कुछ जोड़ा होगा, मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा लगभग, ठीक है। चलो करते हैं भाई, अब समझो बात को। भाई ये ना आपको यहाँ से लगा के यहाँ तक दोनों जीवों के बीच की दूरी कितनी पता, 28 पता, सॉरी 21 पता। तो ये 9 इधर आ गया, तो आगे 12 बच गया क्या भाई, ये वाली डिस्टेंस आपकी आगे 12 बच गई क्या यहाँ से यहाँ तक। और भाई ये केंद्र है, और ये मैं केंद्र से कहीं पे भी जीवा पे, सॉरी परिधि पे मिलाऊंगा, तो ये मेरी रेडियस ही बनेगी क्या, तो मेरा ये भी 15 ही रहा होगा। अब ये 12 है, और ये मेरा 15 है, तो मेरा ये 9 रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। और ये मेरा लंब गिर रहा कर इस पे, तो दो बराबर भागों में पट रहा होगा, तो 9 और 2 और 18 आ गया। तो दूसरी मेरी जो जीवा थी उसकी लंबाई कितनी आ गई, 18 आ गई भाई। और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो बताओ, ये एक इजी सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं भाई कि जल्दी से जल्दी हमें इतना पावरफुल बना दो कि हम अपना कोर्स ऑनलाइन निकाल दें, ताकि आपको ये सब चीज़ें बता दी जाएंगी, फ्री पढ़ाया जाएगा बिल्कुल भाई यूट्यूब के अंदर। कभी कोई चार्ज नहीं लिया जाने का आपसे, ठीक है, किसी भी तरीके का। चलो आगे देखते हैं। एक त्रिभुज की तीन माध्यिकाओं की लंबाई है 9, 12 और 15 है, ठीक है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो हमेशा एक चीज याद रखियो, माध्यिकाओं द्वारा बना त्रिभुज, माध्यिकाओं द्वारा बना त्रिभुज और भुजाओं द्वारा बना त्रिभुज, भुजाओं द्वारा बना त्रिभुज।
इनका रेशो हमेशा क्या होता है, 3:4 का होता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? हमेशा किसी भी त्रिभुज की अगर माध्यिकाओं से आप क्या बना रहे त्रिभुज बनाओगे या फिर आप भुजाओं से बनाओ तो उनका रेशो होता है 3:4। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तरीका वही रहेगा। ठीक है, देखो 9, 12 और 15 है क्या भुजाएं, तो मैं वही अपना 1/2 इसे क्या समझ लूँ, आप ट्रिपलेट दिख रही तो 9 × 12। ठीक है, 2 × 12, 9 × 54, ये मेरा 54 आ गया। कौन सा है माध्यिकाओं द्वारा, क्योंकि माध्यिका दी थी तो माध्यिका वाला होगा। ठीक है, और ये क्या है मेरी भाषा में तो 3 था, 3 का कितना मल्टीपल है 54, बस चेक करो आप। 3 × 3 24 आ गया, 3 × 8 = 24, 18 मल्टीपल है। तो 4 का 18 मल्टीपल कितना रहा होगा, 18 × 4 = 72। बताओ भाई 72 आ गया, ये हो गया ऐसे। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9, 10 और 11 है। देखो भाई ये ना तो ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, नए समद्विबाहु है। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज है आपका, नए समकोण है। ये आपका एक विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज जब भी होगा आप कैसे निकाल लोगे, उसका एरिया कभी निकालना पड़ेगा आपको, आप हीरोज फॉर्मूला का यूज लोगे। एस, S-A, S-B और S-C, ये वाली चीज आप निकाल लोगे रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एस क्या है, अर्ध परिमाप है, यानी आप तीनों भुजाओं को जोड़ो, तीनों भुजाओं को आप टोटल करो। ठीक है, और उसका आधा कर लो, ये आपका अर्ध परिमाप होता है एस। ठीक है, चलो मुझे एरिया निकालना भाई, मैं आ गया अपने क्वेश्चन पे। एस कितना होगा मेरा देख लो, 9 और 10 19, 19 और 11 30, 30 का मैंने आधा करा तो एस की वैल्यू मेरी 15 आ गई है क्वेश्चन के अंदर, तो 15। अब क्या लेना मुझे, एस माइनस है, यानी 15 में से मैं पहले वाली भुजा 9 को घटा दूंगा तो 6 आ गया। ठीक है भाई, अब क्या 15 में से मैं क्या करूंगा 10 घटा दूंगा तो मेरा कितना आ गया 5। फिर 15 में से मैं सी यानी इसे घटा दूंगा तो ये आ गया 4। यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई? ठीक है, अब आप क्या करोगे, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो इसकी, फिर बाहर निकाल लो रूट। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, आप फैक्टर निकालने शुरू कर दो। मैं देख रहा कि यहाँ पे 3 × 5 है क्या, ठीक है भाई, और ये मेरा 5 यहाँ पे है एक, तो इन दोनों 5 में से मैंने एक 5 बाहर आ गया मेरा। ठीक है, अब 3 बच गया, और एक 3 इसके पास है, 3 × 2 है मेरा ये। ठीक है भाई, 3 × 2 है तो मेरा 3 बाहर आ गया एक। ठीक है, और ये 4 है, 4 का मेरा 2 बाहर आ गया, ये 2 ऐसे कोई पेड़ नहीं मिला अपना बाहर आने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा भाई, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20√2 ऑप्शन में नहीं है भाई। चलो आप एक बार चेक कर लो, अगर गलत हुआ तो कमेंट में बता दियो। ठीक है, वरना क्या है ये 20√2 इसमें आप ऐड कर दो। ठीक है, चेक कर लो एक बार आप इसे। आज की क्लास में इतने क्वेश्चन थे भाई, आप क्या करोगे, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे। ठीक है, और हमारे लिए सुझाव जो भी होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, और ये सीरीज अब ऐसी कंटिन्यू चलेगी। अभी आपको हो सकता है कि 10 या 11 दिन आपको ऑल्टरनेट डेज पे सीरीज मिले, ऐसे ही है ना, क्लास ऑल्टरनेट डेज पे मिले, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा 10 दिन के बाद कि आपको डेली रेगुलर बेस पे आपको क्लास मिलना शुरू करेगी। ठीक है, मिल जाएंगी क्लास आपको डेली बेसिस पे। और आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी हमें 5K पे लेके जाओ, फिर हम कोर्स लॉन्च कर देंगे। जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी, हम बड़ी बड़ी क्लासेस 100 100 150 क्वेश्चन लगा के हर चैप्टर के आपको सारा का सारा 10 या 15 दिन में आपका एक फास्ट रिवीजन करा देंगे चीज़ों को। और रिलीवेंसी मैं कह रहा हूँ कि 1 नंबर की रहेगी उन चीज़ों की। ठीक है, हम क्या है हमेशा रिलीवेंट पढ़ाने पर हमें प्रायोरिटी देते हैं। हम हमेशा क्या है कि हमारा प्रायोरिटी क्या है कि हमें रिलीवेंट पढ़ाना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चैप्टर हर चैप्टर के हम क्या करेंगे 150 के आसपास क्वेश्चन उठा के 1 या 2 दिन मुश्किल से एक क्लास या फिर 2 क्लास लगा के 1 या 2 मैक्सिमम क्लास लगाएंगे और पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे एक दिन में। ठीक है, आप उसे बैठ कर अगले दिन पूरा कर दो। ठीक है, आप क्या होगा बहुत जल्दी 10 या 15 दिन के अंदर आप बहुत फास्ट रिवीजन टाइप चीज़ें कर पाओगे, और जिसने कभी पढ़ा नहीं है वो भी क्या होगा मॉक सीरीज के क्वेश्चन लगा पाएगा, इतना रिलीवेंसी देंगे। ठीक है, अब यूपी पुलिस के पेपर के अंदर भी क्या है, जो आपके मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन आए ना बहुत टफ, वो हमारे ऑफलाइन नोट से बहुत ज़्यादा मैच है। अगर कोई देखना चाहे तो बता सके बच्चा, ठीक है हम दिखा भी देंगे। ठीक है, जो मतलब एवरेज के अंदर वो क्वेश्चन आए ना, आप पहली या दूसरी शिफ्ट के अंदर देखो जो हिल ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिले कुछ क्वेश्चन देखने के लिए, तो क्या है सारे क्लास नोट्स है, आप देख सकते हो अगर आपको किसी को भी लगता है कि हम ऐसी बात कर रहे हैं हवा में। ठीक है,
तो भाई करने से ज़्यादा क्या है, कहने से ज़्यादा करने पे विश्वास करें भाई, इसलिए फालतू ड्रामेबाजी है नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैंने 20 क्लास करवाई है अभी ऑनलाइन यूट्यूब पे, आदिराज क्लासेस पे, आप देख सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि गारंटेड 80% सिलेबस उसमें से ही आ गया आपका यूपी पुलिस के अंदर, भले ही कितना ही टफ एग्जाम रहा हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सपोर्ट करोगे जितना ज़्यादा हो सके, शेयर करो वीडियोज़ को, ठीक है। थैंक यू क्लास।